हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत यादव। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वेल्डिंग चैप्टर से। वेल्डिंग मीन्स वेल्ड ज्वाइंट या वेल्ड कनेक्शन, ठीक है, जो कि स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में ये चैप्टर है आपका। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का MCQ बेस्ड क्वेश्चन। एमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस as per IS 800/2007, in case of lap joints usually the minimum lap should not be less than। निम्न विकल्पों में से IS 800/2007 के अनुसार लैप जॉइंट में आमतौर पर न्यूनतम लैप इनमें से किससे कम नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इसको फिगर बना के बता रहा हूँ। लैप जॉइंट आप सभी लोग जानते हैं, जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को रख कर के जॉइंट किया जाता है उसे बोलते हैं लैप जॉइंट। जैसा कि आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा, यह है आपका लैप जॉइंट, ठीक है। मान लीजिए इसके प्लेट की जो मोटाई है वो T है यहाँ भी और T है यहाँ भी। ध्यान देना, दोनों का थिकनेस अगर अलग अलग होता है तो जो थिकनेस सबसे कम होगा उसी को लेके हम चलते हैं, ठीक है। और ये जितना एक प्लेट दूसरे ऊपर प्लेट के ऊपर रखा गया है उसी को बोलते हैं लैप। लैप का मतलब होता है उसके ऊपर चढ़ा हुआ, चढ़ाव, ठीक है। तो ये जो L का वैल्यू है, लैप जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन 5 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, L इज नॉट लेस देन 5 इंटू T1, यानी जो लैप की लंबाई है वो 5T1 से कम नहीं होनी चाहिए, हमेशा 5T1 से ज़्यादा होनी चाहिए। बात समझ गए होंगे आप। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि लैप जॉइंट में जो लैप की लंबाई है उसके दोनों प्लेट की जो पतली मोटाई होती है, जो दोनों में जो सबसे कम थिकनेस वाला होता है उसको लेकर चलते हैं, पतली मोटाई के 5 गुने से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए हमेशा, ठीक है। आइए एक बार ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वेल्ड, यानी 4S के बराबर होना चाहिए, गलत। 2.5 टाइम्स द थिकनेस थिनर पार्ट जॉइंट, 2.5 इंटू T से कम नहीं होना चाहिए, ये भी गलत। 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट, 4T1 से कम होना चाहिए। 2.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ वेल्ड, यानी 2.5S से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन C है, से C ये कह रहा है कि L इज़ नॉट लेस देन 4T1। तो देखिए 5T1 तक तो हम लेके चलते हैं, बट ऑप्शन में 5T1 नहीं दिया गया है, 4T1 दिया गया है, तो 4T1 को लेके चलेंगे, यानी ऑप्शन C सही है। लैप का जो वैल्यू है वो 4 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। L इज़ नॉट लेस देन 4T1। 5T1 नहीं दिया है, 5T1 से जो कम रहेगा उसी को लेकर चलेंगे। 4T1 दिया है तो 4T1 में ऑप्शन में आप टिक कर देंगे, ऑप्शन C सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया आप याद रखेंगे कि L इज़ नॉट लेस देन 5 इंटू T1। L क्या है, लैप लेंथ है, T1 क्या है, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, या दोनों प्लेट में जो सबसे कम मोटाई है, यानी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट कह सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और मैं क्वेश्चन बता देता हूं और कितने टाइप से पूछा जा सकता है आपको। ध्यान दीजिए, इसी लैप की लंबाई L इज नॉट शुड बी लेस देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, या कह सकते हैं कि आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल साइड वेल्ड लेंथ है वो कभी भी
परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कम नहीं होना चाहिए। किसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस? दोनों पे जहाँ पर वेल्डिंग किया गया है, या कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल साइड वेल्ड के बीच की जो लंबवत दूरी है उससे कम नहीं होना चाहिए। फिगर से आप तुरंत समझ जाएंगे। मान लीजिए आपका एक प्लेट ये हो गया, ठीक है, दूसरा प्लेट इसके ऊपर ज्वाइंट किया गया है, ये दूसरा प्लेट हो गया, ठीक है। अब एल क्या है? एल जितना लैप है आपका, ये क्या है आपका? ये एल हो गया, ठीक है। यहाँ पर वेल्डिंग किया गया है, ठीक है, यहाँ पर वेल्डिंग किया गया है। ये जो जहाँ पर वेल्डिंग किया गया है ना, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल साइड वेल्ड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल साइड फिलेट वेल्ड, या कह सकते हैं आप अनुदैर्ध्य पार्ट्स ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है। दोनों लॉन्गिट्यूडनल साइड वेल्ड के बीच की दूरी मान लीजिए कितना है? डी है, ये डी है, ठीक है। तो ये जो एल का वैल्यू है, एल इज नॉट लेस देन डी, एल का वैल्यू कभी भी डी से कम नहीं होना चाहिए। लैप इज नॉट लेस देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल साइड फिलेट वेल्ड, ठीक है। फिगर से आप समझ गए होंगे कि एल का वैल्यू डी से कम नहीं होना चाहिए, यानी जो लैप की लंबाई है वो अनुदैर्ध्य पार्श्व फिलेट वेल्ड की लंबाई से यानी जो अनुदैर्ध्य पार्श्व फिलेट वेल्ड है उनके बीच की जो लंबवत दूरी है डी, उससे कम नहीं होना चाहिए। एल इज़ नॉट लेस देन डी। एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें पूछा जा सकता है क्या? अब यहाँ पर जो वेल्डिंग किया गया था, मान लीजिए एक प्लेट आपका ये हो गया और दूसरा प्लेट आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक एंड वेल्ड होता है। एंड वेल्ड का मतलब है उसके सिरों पर समाप्त होने वाले वेल्ड की लंबाई, जो कि यहाँ जैसे यहाँ इधर तो करेंगे ही, ये ऊपर हल्का सा एंड लास्ट में कर देते हैं। मान लो इसकी लंबाई L1 है, तो ये जो L1 की लंबाई होती है, जो एंड वेल्ड की लंबाई होती है, ये शुड बी नॉट ग्रेटर दैन 16 × T1। इस एंड वेल्ड लेंथ की लंबाई 16 T1 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैंने अभी आपको बताया, कि जो एंड वेल्ड लेंथ है, जो अंत में यहाँ पर लास्ट में वेल्डिंग की जाती है, इसकी जो लंबाई है 16 T1 से कम नहीं हो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड L1, इसका एक और कंडीशन है, L1 इज़ नॉट लेस देन 2 × साइड वेल्ड। L1 का वैल्यू 2s से कम नहीं होना चाहिए, 2s से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 2s से कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो आपके सामने मैंने 4 कंडीशन बताई, इन चारों कंडीशन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बल्ब एंगल आर यूज्ड इन। आप जानते हैं कि एंगल 3 टाइप का होता है। एक होता है इक्वल एंगल, एक होता है अनइक्वल एंगल, एक होता है बल्ब एंगल। ये 3 टाइप का होता है। तीनों का डायग्राम कैसे होता है देखिए। जब दोनों लेग की लंबाई इक्वल होता है तो उसे बोलते हैं इक्वल एंगल, ठीक है। मान लो ये लंबाई L है तो ये लंबाई भी कितना होगा? L होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया? इक्वल एंगल हो गया, ठीक है। एक होता है अनइक्वल एंगल, जब दोनों लेग की लंबाई अलग अलग होती है। मान लो एक तरफ लंबाई L1 है और दूसरी तरफ लंबाई क्या है? L2 हो गया, तो अनइक्वल एंगल हो गया। एक होता है बल्ब एंगल, वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे। तो इस एंगल का यूज हमेशा शिप बिल्डिंग में करते हैं, जहाज को बनाने के लिए किया जाता है।
सीप बिल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। द मैक्सिमम साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड फॉर अ प्लेट ऑफ द स्क्वायर एज। देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड आपसे पूछा गया है, तो मैं फॉर्मूला ही आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होता क्या है, समझ लीजिए। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, वो दोनों पॉइंट जो है आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए फिलेट वेल्ड की बात किया जाए, ठीक है, उनके किनारे स्क्वायर में है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड का फॉर्मूला होता है थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5 mm, ये होता है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। जब जहाँ पर फिलेट वेल्ड यानी दोनों प्लेटों को ज्वाइंट कर रहे हैं, जहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, उनके जो किनारे हैं वो वर्गाकार हैं, स्क्वायर में है तब। ठीक है, जब स्क्वायर में है वहाँ पर तब। जैसे मान लो एक प्लेट ये है, दूसरा प्लेट ऐसे इस तरीके से है, तो यहाँ पर जो वेल्डिंग किया जाएगा कैसा है, ये स्क्वायर एज है। कैसा है, स्क्वायर एज। ठीक है, अगर यही राउंडेड में होता, अगर यही राउंडेड में होता, जैसे यहाँ पर है ऐसे और यहाँ पर वेल्डिंग की जा रही है, उसका किनारा राउंडेड होता, तब फॉर्मूला क्या होता है, तब फॉर्मूला याद रखेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। ठीक है, 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई। ये 2 फॉर्मूले होते हैं साइज ऑफ वेल्ड निकालने का, यानी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड निकालने का। ठीक है, वर्गाकार किनारे के लिए यानी फॉर स्क्वायर एज के लिए होता है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट माइनस 1.5 मिलीमीटर, एंड राउंडेड एज के लिए यानी गोलाकार किनारे के लिए फॉर्मूला होता है 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई या थिकनेस ऑफ प्लेट। इफ अलाउएबल शियर स्ट्रेस इन वेल्ड इज 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, आपको शियर स्ट्रेस दिया गया है। शियर स्ट्रेस को एफ से डिनोट किया जाता है, एफएस। एफएस का वैल्यू दे दिया गया है 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टैंडर्ड 5 मिलीमीटर साइज फिलेट वेल्ड। जो फिलेट का साइज वेल्ड है यानी एस का वैल्यू है वो दे दिया गया है 5 मिलीमीटर। तो पर मीटर लेंथ पे फिलेट वेल्ड पर मीटर लेंथ वुड बी, आपको स्ट्रेंथ निकालना है कितने पर मीटर लेंथ पे। यानी यहाँ पर जो लंबाई आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1 मीटर, या कह सकते हैं 1000 मिलीमीटर। बात तो एक ही है। ये फॉर्मूला, ये 3 वैल्यू आपको दिया गया है। ठीक है, आपको फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। किसका निकालना है, फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ निकालना है। तो देखिए फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ बराबर होता है थिकनेस ऑफ थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ। थ्रोट थिकनेस इंटू इफेक्टिव लेंथ इंटू शियर स्ट्रेस। ध्यान देना, फिलेट वेल्ड में हमेशा शियर स्ट्रेस लेके चलते हैं। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लेके चलते हैं। बट जॉइंट में टेंसाइल स्ट्रेस लेके चलते हैं और फिलेट वेल्ड में शियर स्ट्रेस लेके चलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला में रखते हैं। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया, इफेक्टिव लेंथ L इंटू थ्रोट थिकनेस। थ्रोट थिकनेस को K से डिनोट किया जाता, सॉरी स्मॉल t से किया जाता है, स्मॉल t। L इंटू L इंटू T इंटू FS। ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड का। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल l तो हमें दिया गया है। ठीक है, कि पर मीटर लेंथ पे आपको निकालना है L।
वैसे इफ़ेक्टिव लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्चुअल लेंथ माइनस 2s। इफ़ेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या लेके चलते हैं, एक्चुअल लेंथ माइनस 2s होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए फिलेट वेल्ड पर मीटर लेंथ, जितने में हमें फिलेट वेल्ड करना है ना उसी का लंबाई दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें इफ़ेक्टिव लेंथ दिया गया है, ठीक है। T बराबर क्या होता है, थ्रोट थिकनेस का फॉर्मूला होता है K इंटू एस। अगर थ्रोट थिकनेस दिया जाता तब तो हम T का वैल्यू रख देते। जब T का वैल्यू नहीं दिया गया है तो T बराबर होता है K इंटू एस इंटू एफ एस। ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में T को थिकनेस ऑफ मेन प्लेट मत सोचिएगा। T क्या है, थ्रोट थिकनेस है, प्रभावी कंठ मोटाई है। L का वैल्यू 1000 रख दीजिए, K का वैल्यू याद रखेंगे 0.70 होता है, ठीक है, इंटू S का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 5 मिलीमीटर, इंटू एफ एस का वैल्यू दिया गया है 90। जब इसे आप सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 315 इंटू 10⁻³ न्यूटन। न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज कर लेंगे आप। जब किलो न्यूटन में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो 315 किलो न्यूटन आ जाएगा आपका, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। बट ऑप्शन में आपको 318 किलो न्यूटन दिया गया है, तो 315 के अप्रॉक्स में 318 है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। वीकेस्ट सेक्शन इज अ फिलेट वेल्ड इज। फिलेट वेल्ड में सबसे कमजोर सेक्शन कहाँ पर होता है, देखिए थ्रोट ऑफ द फिलेट पे होता है। क्यों होता है, तभी तो हम थ्रोट थिकनेस लेके चलते हैं, वो सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। फिलेट वेल्ड में सबसे कमज़ोर खंड जो होता है वो फिलेट का कंठ होता है, यानी फिलेट का थ्रोट होता है। फिलेट वेल्ड सबसे पहले अपने थ्रोट में ही सबसे पहले फेल हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे हो जाता है फेल, थ्रोट पे ही होता है। और थ्रोट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, T बराबर K इंटू एस, ये फॉर्मूला होता है। सबसे कमज़ोर कहाँ पे होता है, थ्रोट में होता है ये, इसीलिए यही थिकनेस लेके चलते हैं, मेन प्लेट की मोटाई लेके नहीं चलते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ द डायग्रामेटिक वेल्ड इज नोन एज। फिलेट वेल्ड की मूल यानी रूट से डायग्रामेटिक वेल्ड के फलक की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कितनी दूरी होती है, ये सीधा सीधा डेफिनेशन ही पूछ लिया गया है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता है, ये क्या होता है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता है। डायग्राम में समझ लीजिए क्या होता है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। एक प्लेट इधर है, एक प्लेट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर वेल्डिंग करना है, ये वेल्डिंग किया गया है मान लीजिए, ठीक है। तो इस यहाँ पर जब वेल्डिंग किया गया है तो जो दोनों पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है, इनको सीधा मिला दीजिए, ठीक है। और यहाँ रूट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। ये जो मैंने अभी लाइन खींचा ना, ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ये जो मैंने अभी कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, ये लंबाई क्या कहलाता है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है। Which one of the following methods is largely used for welding of rails in workshop? देखिए फ्लैश बट वेल्डिंग का प्रयोग वर्कशॉप में रेल को ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि है उसका प्रयोग करके निम्नलिखित में से रेलों की वेल्डिंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो फ्लैश बट वेल्डिंग का यूज रेल जॉइंट को करने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। वैसे वेल्डिंग करने के 4 मेथड हैं। एक होता है ऑक्सी एसिटिलीन विधि, एक होता है इलेक्ट्रिक आर्क विधि,
एक होता है फ्लैश बट वेल्डिंग मेथड, एक होता है टेम्परेचर वेल्डन, ठीक है, ताप वेल्डन जिसे बोलते हैं, टेम्परेचर वेल्डिंग। तो जो फ्लैश बट जो वेल्डिंग होता है इसका यूज कहाँ पे करते हैं, रेल को ज्वाइंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। In case of weld using lap joint, the minimum lap should not be less than 4 times the thickness of the thinner joint or TMM, whichever is more, ever TMM is। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि जो आपका लैप ज्वाइंट होता है, जो लैप ज्वाइंट होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होता है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो लैप ज्वाइंट होता है, जो पहला क्वेश्चन आपको मिला था, L इज़ नॉट लेस देन 5 इंटू टी, यही होता है। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला साथ में और होता है, ये जो 5T है ना, 5T या 40 मिलीमीटर, जो इसमें मैक्सिमम होता है वो वैल्यू हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो लैप जो होता है वो 5T या 40 मिलीमीटर, इनमें से जो अधिक होता है उससे कम नहीं होना चाहिए। लैप का वैल्यू किससे कम नहीं होना चाहिए, 5T और 40 mm, इन दोनों में जो मैक्सिमम है उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा 40 मिलीमीटर। What will be the minimum size of fillet weld if the plate thickness is less than 10 mm? देखिए मैंने आपको मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड के बारे में बता दिया था, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड अलग है, मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड अलग है। जो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड होता है, जिसके बारे में बता चुका हूँ, उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। अगर प्लेट के किनारे वर्गाकार हैं, स्क्वायर एज में है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड हो जाता है थिकनेस ऑफ मेन प्लेट माइनस 1.5 मिलीमीटर। अगर उनका किनारा राउंडेड है, गोलाकार है, तब फॉर्मूला हो जाता है मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड का 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, 3/4 इंटू प्लेट की मोटाई। लेकिन यहाँ पर बात आपसे मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड की कही गई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 10 मिलीमीटर के लिए पूछा है तो कोई भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक तरफ मैं थिकनेस ऑफ प्लेट का कॉलम बना देता हूँ और दूसरे साइज मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड का बना देता हूँ। अगर आपका प्लेट की मोटाई 10 मिलीमीटर तक है, अप टू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर तक है, तब मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड आप लेके चलेंगे 3 मिलीमीटर। अगर 10 mm से लेकर के 20 mm के बीच में प्लेट की मोटाई होती है, तब मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड आप लेके चलेंगे 5 मिलीमीटर। अगर 20 mm से लेके 32 mm तक का यूज किया जाता है मेन प्लेट, तब मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड हो जाएगा 6 मिलीमीटर। अगर यही 20 से 32 है, अगर 32 mm से लेके 50 mm तक का यूज होता है, 32 से लेके 50 तक होता है, तब कितना लेकर के चलेंगे, तब लेकर चलेंगे 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर। अगर 50 से अधिक होने लगता है तब 10 मिलीमीटर लेके चलेंगे। तो ये था आपका मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। ये टेबल आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अगर प्लेट की मोटाई 10 मिलीमीटर से कम है तब मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड कितना लेंगे। तो 10 मिलीमीटर से कम है तो 3 मिलीमीटर लेके चलेंगे। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड इज टेकन एज द एक्चुअल लेंथ। कह रहा है कि इफेक्टिव लेंथ क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला। इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी स्मॉल एल बराबर क्या होता है, कैपिटल एल माइनस 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। ये फिलेट वेल्ड के लिए होता है। अगर बट जॉइंट की बात किया जाए ना, तब इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ होता है। इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ होता है, यानी स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल होता है। तो देखो ऑप्शन बी में क्या लिखा है, -2 द साइज ऑफ वेल्ड, यानी -2s।
माइनस 2s। बिल्कुल वास्तविक लंबाई में से 2s को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक्चुअल लेंथ में से 2s को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल L माइनस 2 इंटू एस। द स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इज, बट वेल्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, बट वेल्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है। देखिए जो बट वेल्ड की स्ट्रेंथ होती है वो मेन प्लेट के बराबर होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। बट ज्वाइंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो या तो मेन प्लेट के स्ट्रेंथ के बराबर होनी चाहिए या तो अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। ऑप्शन सी में क्या कहा है, इक्वल टू और मोर देन दैट ऑफ द मेन मेंबर, मेन मेंबर के स्ट्रेंथ के बराबर या उससे अधिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट अबाउट द मिनिमम साइज ऑफ अ सिंगल रन फिलेट वेल्ड। मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड के लिए नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है वो बताना है हमें। इट शुड बी 3 मिलीमीटर फॉर थिकनेस अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 मिलीमीटर। पहला ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 10 मिलीमीटर तक उसका थिकनेस ऑफ प्लेट है, 10 मिलीमीटर तक, तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना लेके चलते हैं, 3 मिलीमीटर। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है इट शुड बी 5 mm, यस, यह 5 मिलीमीटर लेके चलते हैं फॉर थिकनेस 11 mm से लेके 20 mm तक। बिल्कुल सही कह रहा है। 11 से 20 के बीच में अगर है, 11 से 20 के बीच में अगर है तो कितना लेके चलते हैं, 5 मिलीमीटर ही तो लेके चलते हैं। इट शुड बी 6 मिलीमीटर फॉर थिकनेस 21 से लेके 32 तक। बिल्कुल सही है। 21 mm से लेके 32 mm तक अगर है तो 6 मिलीमीटर लेके चलते हैं। यानी तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, मतलब ऊपर जो विकल्प दिए गए उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो नन ऑफ द एबव, क्योंकि ऊपर के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, आपको इनकरेक्ट चूज करना था, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड साइज ऑफ वेल्ड आर कनेक्टेड एज। दोनों का रिलेशन पूछा है कि थ्रोट थिकनेस और साइज ऑफ वेल्ड में क्या रिलेशन है। तो T बराबर होता है K इंटू एस, K इंटू एस, जहाँ पर K कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0.707 लेके चलेंगे। S क्या है, साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। द टाइप ऑफ वेल्ड यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स एट अ लैप जॉइंट इज कॉल्ड फिलेट वेल्ड। क्या होगा, फिलेट वेल्ड। एक अवयव चढ़ाव जोड़ पर कौन सा वेल्ड बनाया जाएगा, फिलेट वेल्ड बनाया जाएगा। देखिए लैप ज्वाइंट को ही फिलेट वेल्ड बोलते हैं। लैप ज्वाइंट को ही क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड एक ऐसा वेल्ड होता है जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को रख करके ज्वाइंट किया जाता है, उसे लैप या फिलेट ज्वाइंट बोलते हैं या फिलेट वेल्ड बोलते हैं। जब दोनों प्लेट को एक दूसरे से सटा करके रख करके ज्वाइंट किया जाता है तो उसे बट ज्वाइंट कहते हैं, बट ज्वाइंट। द फिलेट वेल्ड whose axis is parallel to the direction of the applied load is known as। अनुप्रयुक्त भार की दिशा के समानांतर अक्ष वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहा जाता है, साइड फिलेट वेल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड फिलेट वेल्ड। देखिए इसका डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ। ये प्लेट हो गया भाई, ये दूसरी प्लेट हो गया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, बल लगा हुआ है, उसके दिशा के समानांतर इसके पैरेलल जो वेल्डिंग करते हैं, यहाँ पर वेल्डिंग करेंगे, यहाँ पर वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके पैरेलल जो वेल्डिंग करते हैं इस लंबाई को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइड वेल्ड। क्या बोलते हैं, साइड फिलेट वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, फॉर अ स्टैंडर्ड 46 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ फिलेट टू थ्रोट थिकनेस इज।
आपको यहाँ पर फिलेट वेल्ड और थ्रोट थिकनेस का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, देखो फॉर्मूला होता है T बराबर K इंटू एस, T बराबर K इंटू एस। आपसे जो यहाँ पे पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है, S और T का रेशियो पूछा गया है। S क्या है, फिलेट साइड वेल्ड है या फिलेट वेल्ड है, और T क्या है, थ्रोट थिकनेस, दोनों का रेशियो पूछा गया है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए S अपान T बराबर 1/K लिख सकते हैं कि नहीं। S अपान T बराबर 1/K, 1/K, K का वैल्यू 0.7, तो S अपान T का वैल्यू मिल जाएगा, एक में 0.7 से भाग देंगे तो 1.41 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/41, यानी आपको मिल गया S अपान T बराबर 1.41/1। तो S अपान T 1.41 किसका वैल्यू होता है, √2 का वैल्यू होता है लगभग, अपान में A। तो S और T का रेशियो क्या आ गया, √2 रेशियो 1, यानी ऑप्शन सी सही है। द एक्चुअल थिकनेस ऑफ बट वेल्ड व्हेन कंपेयर्ड विथ द थिकनेस ऑफ द प्लेट इज। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बट ज्वाइंट की वास्तविक मोटाई प्लेट की मोटाई की तुलना में कितनी होती है। ठीक है, जो वेल्ड की मोटाई होती है, देखिए बट वेल्ड की बात की जा रही है, बट वेल्ड की मोटाई और प्लेट की मोटाई की तुलना करने के लिए कह रहा है। तो मैं आपसे बता दूं कि बट ज्वाइंट क्या होता है, पहले फिर से रिपीट करूंगा। बट ज्वाइंट क्या होता है, जब दोनों प्लेट को एक दूसरे से सटा करके ज्वाइंट किया जाता है इस प्रकार। तो कौन सा ज्वाइंट हो गया, ये बट ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप सिंगल यू ज्वाइंट यूज करेंगे, सिंगल वी ज्वाइंट यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो पूरक धातु होता है, जो वेल्डिंग मटेरियल होता है, वो पूरे गहराई तक नहीं पहुँचता है, इसलिए जो वेल्डिंग की मोटाई होती है वो प्लेट की मोटाई से कम ली जाती है। ठीक है, प्लेट की मोटाई से क्या लेते हैं, कम लेके चलते हैं, यानी लेस हो सकता है। जब डबल यू ज्वाइंट यूज करते हैं, डबल वी ज्वाइंट बोलते हैं, तो उसमें जो वेल्डिंग मटेरियल होता है वो पूरे गहराई तक पहुंच जाता है, तो वहाँ पर प्लेट की मोटाई के बराबर वेल्ड की लंबाई मोटाई लेके चलते हैं, यानी इक्वल हो सकता है। तो इक्वल और लेस पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट करूँगा। बट वेल्ड का एक कंडीशन होता है कि जब वेल्डिंग करते हैं उसके पूरे गहराई तक वेल्डिंग कर पाते हैं, ठीक है, तब तो जो वेल्डिंग की मोटाई होगा, यानी वेल्डिंग की मोटाई थिकनेस होगा, वो प्लेट की मोटाई के बराबर होता है। लेकिन जब पूरे गहराई तक नहीं पहुंचता है, तब हम प्लेट की जो मोटाई, यानी जो वेल्डिंग की मोटाई होती है, प्लेट की मोटाई से कम लेके चलते हैं। ठीक है, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ अ फिलेट वेल्ड इज। थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है, प्रभावी कंठ मोटाई क्या होता है, फिलेट वेल्ड की प्रभावी कंठ मोटाई क्या होगा, सीधे सीधे फॉर्मूला आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए, गलन भुजाओं के बीच के कोण का जो फलन होता है उसको बोलते हैं प्रभावी कंठ मोटाई। हिंदी इंग्लिश में अ फंक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन साइड्स इज कॉल्ड इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर सीधे सीधे आपको डेफिनेशन ही पूछ लिया था कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अच्छा कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन के साथ।